आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस साल क्लास 10th में जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं सेशन 2021-22 में, उन बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक नई सीरीज का शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है लाइट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइट। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लाइट का इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले अगर ये जानते हैं कि व्हाट इज़ लाइट, लेकिन लाइट जानने से पहले एक आपको इमेज दिख रहा है, ये वाला, जिसमें मैंने एक कंटेंट लिखा है हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स। एक छोटा सा प्रैक्टिकल डिमोस्ट्रेशन हम लोग करते हैं। जैसे हमारे घर में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे टेबल हो, चेयर हो, अलमीरा हो, वॉल हो, एनीथिंग, सबसे पहले हमें एक चीज़ का सवाल ढूंढना चाहिए, एक आंसर ढूंढना चाहिए कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें में विजुअल कैसे होती है, दिखाई कैसे देती है। क्या इनका अपना कलर होता होगा? क्या ये सारी चीज़ें हमें खुद नज़र आती है? तो देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया है कि एक एप्पल है, ये एक बल्ब है जिससे एक रोशनी आ रही है एप्पल के अंदर, फिर हमारे आई के अंदर इस एप्पल का एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, और फिर ब्रेन हमारा डिटेक्ट करता है, पता कर पाता है कि ये एप्पल है या ये चेयर है या एप्पल है। दैट मीन्स हम लोग देख पाते हैं। मीन्स इस फिगर्स में से एक चीज़ एक्सप्लेन हो पा रहा है कि कोई भी चीज़ जो हमें विजुअल होती है या हम देख पाते हैं, वो उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? लाइट। यानी कि लाइट ही वो एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी चीज़ को विजिबिलिटी बनाने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए। नहीं। सो अगर हमको ये टेस्ट करना हो कि एक्चुअली क्या जो हम बोल रहे हैं वो सही है, क्या सही में लाइट रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, नाइट के अंदर हमारे घर में जो भी चीज़ें होती है, मान लो अलमीरा है, चेयर है, टेबल है, जो भी चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं कि रात में नहीं होंगी। तो अगर हम अपने रात में बिजली बंद कर देते हैं, यानी कि सारे बल्ब बंद कर दे, पूरी तरीके से लाइट को ऑफ कर दे, तो क्या वो सारी चीज़ें में विजुअल हो पाती हैं? आई होप किसी को दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब क्या वो सारी चीज़ें गायब हो गई? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि उस समय एक ही चीज़ एब्सेंट था, वो क्या था? लाइट। दैट मीन्स लाइट इज द फैक्टर हु विजिबल ऑल द थिंग्स, है ना। दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट्स। कि अब आप लाइट को आसानी से डिफाइन कर सकते हो। लाइट क्या है? लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी के लिए। किसी भी चीज़ का मतलब एनीथिंग, एनी मैटर्स, एनी सब्सटेंस दैट विच सब्सटेंस इन आवर नेचर्स, दैट एनी थिंग्स वी कैन सी, दिस ऑल ड्यू टू द लाइट। अगर लाइट है तो ये सारी चीज़ें विजुअल है, अगर लाइट नहीं होती तो ये सारी चीज़ें विजुअल नहीं होती। सो हाउ कैन वी डिफाइन लाइट? लाइट इज द invisible form of energy which creates a sensation of vision। क्या करता है? लाइट क्या है? लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है जो क्या करती है? सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करती है। सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करती है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम देख पाते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? लाइट है। ओके, आई होप ऑल गेट द पॉइंट्स। Now we are talking about before going from the reflection and refraction, क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर है वो है क्या? कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन समझने से पहले हम जो लाइट का डिफिनीशन बोलते हैं, तो लाइट्स के डिफिनीशन पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो वाई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोल रहे हैं? लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप इसको बोला जा रहा है। लाइट्स के डिमोन्स्ट्रेशन में ना कई सारी थ्योरी दी गई है। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार, हालांकि ये क्लास 11th के सिलेबस में होता है, बट हम लोग एक बार ये जान जान सिर्फ नेम जान लेते हैं कि लाइट में कौन कौन सी थ्योरी थी। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी लाइट का क्या था? जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जानी जाती है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी। एक्चुअली इस थ्योरी में क्या था? इसमें न्यूटन्स ने बताया कि जो लाइट है
वो स्पेस में या कहीं भी ना बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रेवल करता है। जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, बहुत ही जो फास्ट स्पीड समझ ही रहे हैं कि बहुत तेज़ गति से ट्रेवल्स करते हैं। और इसी फास्ट स्पीड पार्टिकल्स को उन्होंने ना एक वर्ड बोला जाता है कॉर्पॉस्कल्स, और उसी कॉर्पॉस्कल्स वर्ड से कॉर्पॉस्कुलर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें इन्होंने मेनली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नेचर को एक्सप्लेन किया। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की चर्चा इन्होंने अपनी थ्योरी में की थी, और मेनली इन्होंने बताया कि लाइट के बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड में ट्रेवल करते हैं। बट इसमें इन्होंने लाइट्स के वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद हम सेकेंड थ्योरी आई जो आपकी क्या थी, वेव नेचर ऑफ लाइट। सेकेंड थ्योरी थी जिसको हम लोग वेव नेचर के नाम लाइट के नाम से जानते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जो सेकेंड थ्योरी थी ये दिया था थ्योरी हाइजीन ने। व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, हाइजीन। हाइजीन साहब की ये थ्योरी थी जिसमें इन्होंने वेव नेचर को एक्सप्लेन किया, यानी कि सबसे पहली बार इन्होंने ही बताया था कि लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। आफ्टर दैट और ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, नो डाउट्स न्यूटन ने। मैंने उसका नाम नहीं बताया था साइंटिस्ट में, न्यूटन्स की थ्योरी थी। और सेकंड थ्योरी हाइजीन्स की थी। थर्ड थ्योरी जो थी, सी जो थर्ड थ्योरी था दैट इज अ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, तो ये जो क्वांटम थ्योरी दी थी इन्होंने दिया था प्लांक्स ने। प्लांक्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट गिव्स द क्वांटम थ्योरी। अब ये क्वांटम थ्योरी के अंदर उन्होंने स्पेशली फोटोन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे सनलाइट्स की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन लाइट, फोटोन। और उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लांक्स ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे E दैट इज यूज फॉर द एनर्जी, H दैट इज अ प्लांक्स कांस्टेंट। H क्या था, प्लांक्स कांस्टेंट था। और न्यू क्या है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। व्हाट इज न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके। और ये जो h की वैल्यू होती है दैट्स अ फिक्स वैल्यू 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल। ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है न्यू की, और इस फॉर्मूला के आधार पर इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन किया था। एंड आफ्टर दैट एक लास्ट थ्योरी आई थी दैट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थ्योरी। इस थ्योरी को दिया था, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली सर ने इसको दिया था। और ड्यूअल नेचर के लाइट के उन्होंने कुछ नहीं, बस जो ऊपर की दो थ्योरी थी, एक फोटो इलेक्ट्रिक और वेव नेचर, दोनों को उन्होंने एक साथ एक्सप्लेन किया। क्या नाम था चौथा थ्योरी का, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थ्योरी। और ये किसने दिया था, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या बताया, उन्होंने दोनों नेचर को एक साथ एक्सप्लेन किया कि लाइट के अंदर, लाइट क्या होता है, दैट उसके अंदर क्या क्या नेचर है, वेव नेचर भी होता है, और क्या नेचर होता है, कैसा होता है, और पार्टिकल नेचर भी होता है। सेकेंड नेचर क्या बताया गया था, पार्टिकल नेचर। यानी कि लाइट जो होता है वेव की तरह बिहेव भी करता है और पार्टिकल तरह भी बिहेव करता है। तो इन चारों थ्योरीज के बाद फिर लाइट्स के आगे सारी एक्सप्लेनेशन दिया गया जो रिफ्लेक्शन थ्योरी है और या रिफ्रैक्शन थ्योरी है। तो अब हम लोग रिफ्लेक्शंस की ओर बढ़ते हैं। सो दैट्स द मेन कंटेंट्स जिसके आधार पर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता है क्या है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज नथिंग, बाउंसिंग ऑफ लाइट
व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग ऑफ लाइट एज इट टचेज इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि कोई भी लाइट या कोई भी रे जब किसी रिफ्लेक्टिंग किसी साइनी सरफेस को, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जब टच करती है तो वो क्या करती है? बाउंसिंग बैक हो जाता है, वो बैक हो जाता है। क्या हो जाता है? बैक, बाउंस बैक। अब बाउंस बैक को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे एक बच्चा एक बॉल को वॉल पे मारता है तो वापस क्या होता है? बॉल रिटर्न होकर उसके हाथ में आता है ना, वापस आ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक। सेम थिंग्स यहाँ देखिए, जो सनलाइट है, इस सनलाइट से रे आ रही है और यहाँ एक साइनी सरफेस से टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी कि सिंपली हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिनन व्हाट when the light bouncing back from any reflecting surface or shiny surface, this is called reflection। अब चूंकि हम क्लास 10th लेवल में हैं तो थोड़ा सा इस डिफिनेशंस को और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। रिफ्लेक्शन हमेशा सेम मीडियम में होता है। कहाँ होता है? सेम मीडियम में, सेम मीडियम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, याद रखना है कि रिफ्लेक्शन जब भी होता है सेम मीडियम में होगा। यानी कि जो यहाँ पे बाउंस ऑफ लाइट हो रहा है रिफ्लेक्टेड सरफेस में, वो सेम सरफेस में होगा, सेम फिनोमिनन में होगा। कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ मीडियम चेंज हो जाए। तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन क्लियर होगा। यहाँ देखिए, रिफ्लेक्शन है ये एक नॉर्मल, ये जो नॉर्मल दिया गया है, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ फिनोमिनन। ये एक इमेजिन है कि चलो यहाँ से एंगल टकराती है, यह एक एंगल है, उसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। हम लोग थोड़ा अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शंस के लॉज। ये हम लोग छोटे क्लास में भी, क्लास 8 में भी ये डिस्कस किया जा चुका है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो दो टाइप्स के, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ जो दिया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा नॉर्मल है। मान के चलिए एक इंसिडेंट रे है, दैट इज द रे, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस? दिस इज इंसिडेंट रे। अब इस साइनी सरफेस से टकराने के बाद, किसी प्लेन मिरर या साइनी सरफेस से टकराने के बाद क्या होगी? बाउंस बैक होगी। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा क्या है? नॉर्मल। तो स्वाभाविक से बाद यहाँ पे अगर कोई रे वापस लेती है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे। यहाँ जो एंगल क्रिएट होता है जिसको डिनोट करते हैं सिंबल आई से, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ जो एंगल होगा दैट इज अ सिंबल आर, दैट इज डिनोटेड बाय, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ में बताया गया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, चाहे मिरर आपका प्लेन हो चाहे वो कर्व हो। ये हर जगह है, यानी कि चाहे आपका स्मूथ मिरर हो, स्मूथ सरफेस हो, चाहे रफ सरफेस हो, ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल होता है रिफ्लेक्शन के केस में। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, इसी को फर्स्ट लॉ बोलते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ था, यहाँ देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? हियर, ये जो पॉइंट है ना, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाई इन द सेम प्लेन। अब यहाँ देखिए, ये एक बेस है, ये एक प्लेन है, ये तीनों रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या दिख रहा है? एक प्लेन पे दिख रहा है ना, सेम नीचे बेस के ऊपर। सो दिस इज द सेकेंड लॉ कि इंसिडेंट रे, कौन सा रे? ये रे, नॉर्मल रे, ये और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों लॉज है जो रिफ्लेक्शन के टर्म में आपके वर्क होंगे। सो इसका री डायग्राम भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हमको होना चाहिए। तो प्लेन मिरर होता है क्या है? तो जनरली जो हम लोग घर में जो मिरर यूज करते हैं अपने आप को देखने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, हमारे ड्रेसिंग टेबल्स में, हमारे अलमीरा में, कहीं भी जो लगा होता है, जनरली मिरर जो हम लोग घर में यूज करते हैं दैट इज़ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर सबको पता है कैसा होता है। आपको पता होगा प्लेन मिरर का जो एक साइड है, अगर ये मिरर है तो
इसका जो पीछे एक साइड है ना उसको क्या करते हैं ना, हम लोग कोटेड कर देते हैं, यानी कि ये कलर्ड होता है। अब कलर कोटिंग भी ना, ये याद रखिएगा, जनरली बच्चे याद रखते हैं कि पेंट किया जाता है या कोटिंग किया जाता है तो एक ही सरफेस में किया जाता हो। यहाँ पे 2 कलर्स की कोटिंग होती है, 2 कलर्स। जो फर्स्ट कलर होता है यानी कि ग्लास के बाद का जो कलर होता है वो होता है आपका सिल्वर या साइनी ग्रे, ग्रे कलर। जनरली सिल्वर कलर की कोटिंग करते हैं। और सेकेंड कलर एक डार्क कलर करते हैं, डार्क कलर जनरली ऑरेंज, रेड, ब्लू, जो डार्क कलर होता है। इसके रीजंस क्या होते हैं, क्योंकि जो कोई भी रे है, मान ली यहाँ से रे है, अगर ग्लास में अगर कोई कोटिंग नहीं होता तो सीधा पार कर जाएगा, तब तो वहाँ रिफ्लेक्शन अकर ही नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको कोटिंग करते हैं। अगर मान के चलिए सिर्फ सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, तो चूंकि सिल्वर भी बिल्कुल वाइट की तरह ही दिखता है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा इससे ज़रूर पार हो जाएगा, यानी कि वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सरफेस को। इसीलिए क्या करते हैं, एक डार्क कलर करते हैं। तो एक सवाल आपके मन में और उठ सकता है कि सर तो फिर 2 कलर क्यों करते हैं, सिर्फ डार्क कलर ही कर दें। तो आपको पता है कोई भी डार्क कलर ना लाइट का ऑब्जॉर्बर होता है, तो वो क्या करेगा ना, लाइट को बहुत हद तक ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे प्लेन मिरर के अंदर क्या करते हैं, 2 कोटिंग करते हैं। वॉट इट। तो जनरली प्लेन मिरर्स के अंदर कोटिंग कितनी होती है, 2 टाइप्स की। अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर देखते हैं। यहाँ पे चूंकि हमको व्यू देखना है, तो एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये दोनों इंसिडेंट रे है, या एक प्लेन मिरर है, यहाँ से ये टकराया, और टकराने के बाद क्या होगा, अब ये रिफ्लेक्शन, एक रे टकराया तो इस, ये यहाँ लौट गया, यहाँ लौट गया। अब देखिए ये दोनों रे आपको दिख रहा होगा, दे हैव अ क्वाइट डिस्टेंस। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये और आगे फैलते जाएगा ना, इनमें दूरी और बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि ऑब्जर्वर जब भी इसको देखेगा, और हमको पता है कि इमेज तब क्रिएट होगा जब रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, तो एट मीन्स वो तो कहीं टकराएंगे नहीं, तो फिर हम उसको देखेंगे कैसे। तो ऑब्जर्वर जो देखता है ना, एक्चुअली फिर वो क्या होता है, बिहाइंड द मिरर जो आपको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, जब इसको आगे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे वो मीट होगा, जिस पॉइंट पे वो मीट होगा ना, वहीं पे इमेज क्रिएट होगा। याद रखना है कि कभी भी जो रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पे जो जो हमारे जो रेज होते हैं ना आपस में मिलते हैं, वहीं पे इमेज क्रिएट होता है। यानी कि प्लेन मिरर में ये क्या है, दैट इज अ वर्चुअल रे। क्या है, वर्चुअल रे। तो एक्चुअली हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया, तो रे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रियल रे, और दूसरा होता है आपका वर्चुअल रे। तो रियल रे क्या है, पहले रियल देखते हैं। अब नाम ही रियल है, इसकी हिंदी क्या होती है, वास्तविक, जो एक्चुअली में हैपेंड हो, यानी कि ऐसा रे जो रियली में हो। जैसे जो हमारे टॉर्च से जो लाइट अगर होता है, सनलाइट से जो लाइट आता है, प्रोजेक्टर के स्क्रीन से जो लाइट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रियल लाइट्स। और रियल लाइट्स को का इलेक्ट्रिक फ़ोटो कैप्चरिंग भी किया जा सकता है, उसको साथ में दिखा भी सकता है, तो दैट इज कॉल्ड रियल रे। और वर्चुअल क्या होता है, जैसे ये रे था, ये एक्चुअली में नहीं हो रहा है, बट इसको हमने क्या है कि इमेजिन करके आगे एक जगह ऑकर किया, तो दिस टाइप ऑफ रे इज कॉल्ड टू वर्चुअल। यानी कि वर्चुअल मतलब हमारा एक काल्पनिक है, इमेजिनरी रे, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वर्चुअल रे कभी भी स्क्रीन पे ऑकर नहीं होता। स्क्रीन पे क्या नहीं होता, ऑकर, ऑकरेंस इसका क्या होता है, नहीं होता है, नॉट ऑकर्स, है ना। स्क्रीन पे ऑकरेंस नहीं होता है इसका, किसका, वर्चुअल रे का। जबकि रियल का स्क्रीन पे भी ऑकरेंस हो सकता है, एज वेल से इसको हम देखते भी है। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल रे। तो प्लेन मिरर के केस में कैसा रे होता है, वर्चुअल रे होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, यानी कि प्लेन मिरर कैसा कैसा, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में जो इमेज क्रिएट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट्स सी। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे जो प्लेन मिरर में इमेज क्रिएट होता था कैसा हो रहा था, वर्चुअल हो रहा था। यानी कि प्लेन मिरर कभी भी कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनेगा। दूसरी चीज़, जो इमेज बनेगा वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग मिरर के सामने, आप ऐसे देखिए, प्रैक्टिकली इसको आप घर पे देख सकते हैं। आप जब इमेज के सामने खड़े होते हैं तो आपको ग्लास में आपका जो इमेज दिखाता है बिल्कुल सेम आप ही की तरह दिखाई देता है ना, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट इज द रीजन कि जो प्लेन मिरर है वो कैसा दिखाएगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखाएगा मिरर, ठीक है। सेकेंडली,
सेम डिस्टेंस दिखाएगा, यानी कि इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हमेशा बराबर होता है। मीन्स सेम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लैटरली इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड। अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, एक्चुअली लैटरल इन्वर्जन जो वर्ड है, इसका मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं जनरल वर्ड भाषा में बोलूँ तो इसको बोल सकते हैं ना कि लेफ्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको राइट में दिखेगा और राइट का ऑब्जेक्ट लेफ्ट में दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक फिगर बना कर दिखाता हूँ। ये मान ली हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको प्लेन मिरर के सामने रखूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना प्लेन मिरर के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए ये हिस्सा कहाँ था, लेफ्ट में, और इधर कहाँ दिख रहा है, राइट में। इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। यानी कि अगर मेरे ये दाएं हाथ में ये पेन है तो प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद आपको ये बाएं हाथ में नज़र में आएगा। प्रैक्टिकली आप किसी भी घर में अपने किसी भी ड्रेसिंग टेबल्स हो, अलमीरा का टेबल हो, उसके सामने खड़ा होकर देखिएगा मिरर्स में, हमेशा आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड का जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड में दिखेगा, लेफ्ट हैंडेड का ऑब्जेक्ट राइट हैंड में दिखेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसका, प्लेन मिरर से जो इमेज क्रिएट होता है इन दिस केस। गॉट इट। आफ्टर प्लेन मिरर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। इस चैप्टर्स में जो आधी कहानी घूमती है वो स्फेरिकल मिरर के आसपास ही घूमती है। सो देखते हैं स्फेरिकल मिरर फर्स्टली क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे देखिए एक बॉल टाइप का दिख रहा है, हॉलो। तो एक्चुअली स्फेरिकल मिरर क्या होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। किसका, हॉलो स्फेयर। हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला, एम्प्टी। क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी, जो बिल्कुल अंदर से खाली हो। जैसे हमारा बल्ब होता है ना, बल्ब खेलने, टेनिस बॉल जो हम लोग यूज करते हैं खेलने के लिए, जैसे फिगर देखिए अंदर से क्या है, बिल्कुल खोखला है। दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर इज टेकन आउट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। किसी भी, अगर ये हमारा स्फेयर है तो इसको यहाँ से काटे, कहीं से भी काटेंगे तो इधर से काटेंगे तो क्या हिस्सा बनेगा, ये इधर से काटेंगे तो क्या बनेगा, ये। तो दिस इज द स्फेरिकल मिरर्स, जो क्या है एक हॉलो स्फेयर का पार्ट। गॉट इट। हेयर सीधे हेयर, ये एक हॉलो स्फेयर है खोखला, यहाँ से काटने के बाद ये हिस्सा आपका अलग हो गया है। तो ये जो एक मिरर क्रिएट हुआ है इसी को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। और नो डाउट्स अगर स्फेरिकल मिरर है तो इसको ये दो टाइप से क्रिएट हो सकता है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ऐसे। तो जिस हिस्से से रिफ्लेक्शन होना होता है ना उसके अपोजिट साइड्स को कोटिंग करता है। अगर मान लीजिए हमको अंदर के साइड से रिफ्लेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बाहर के साइड से कोट करना पड़ेगा। और हमको अंदर के साइड से रिफ्लेक्शन चाहिए बाहर के साइड से, तो अंदर का साइड्स कोट करना पड़ेगा। ये जो अंदर के साइड से रिफ्लेक्शन होता है ना, दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और ये जो है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि आपको इसका कंक्लूजन क्या मिला कि स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कनकेव और दूसरा क्या होता है आपका कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे पूरी चैप्टर्स में। ये देखिए, रिफ्लेक्टेड सरफेस, कर्व्ड इनवर्ड एंड कर्व्ड आउटवर्ड। तो यहाँ पे दिखाया गया आपको कर्व सरफेस, ये दैट इज अ कनकेव। ये एक साथ आपका फिगर दिख रहा है, ये आपका कनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। जो हार्ड सरफेस का मतलब क्या है कि ये बाहर का हिस्सा कोटेड है, ये हार्ड है, और ये हार्ड सरफेस अंदर का मतलब है इसका अंदर का हिस्सा कोटेड है, इसका बाहर का हिस्सा। तो इसको क्या बोलेंगे, कनकेव। ये आप लोग आप आसानी से समझते हो, आपके घर में स्पून होता है ना, स्पून, चम्मच। तो चम्मच का जो हमारे घर में चम्मच का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, ये बिल्कुल कॉन्केव की तरह बिहेव करता है, और जो बाहर का हिस्सा होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स की तरह। तो आप लोग स्पून के एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि कौन सा कॉन्केव है और कौन कॉन्वेक्स है।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रल मिरर्स। हम लोग एक एक करके सारे कंपोनेंट्स देखेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि इस चैप्टर्स में जो मेनली आपको रे डायग्राम्स स्टडी करने हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सारे कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। तो हमको ये सारी चीज़ें, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे फिगर देखिए, ये आप कॉनकेव है, ठीक है। इस कॉनकेव में ये जो पॉइंट होता है इसको मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे ये कनकेव मिरर है हमारा, ये जो पॉइंट होती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल। जैसे हमारे मैथ्स में होता है ना, हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं जब कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। और यही ऑरिजिन है जहाँ से कोई भी ग्राफ्स या कोई भी कैलकुलेशन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। सेम एज यहाँ से ही सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोल। इसको क्या बोलेंगे? पोल। पोल से कॉनकेव मिरर के केस में जो बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर, दैट इज डिनोटेड बाय सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी हियर, यहाँ है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका एक नाम दिया गया 2f। वाई 2f हम बात करते हैं आगे। जो f होता है जिसको बोलते हैं फोकस, ये एक्चुअली फोकस वही पॉइंट है जहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी आएंगे वो मिलती है, और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस होता है। यानी कि पोल से फोकस की दूरी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी इक्वल होती है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो टोटल इक्वल डिस्टेंस होगा उसका बिल्कुल होता है फोकस, हाफ। ओके। एंड ये जो मेन लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बीच का लाइन दिखाया गया है, और ये आपका इफेक्टिव सर्फेस है, यहाँ से लाइट आ रही है। ये जो डिस्टेंस होता है ना हमारा पोल से फोकस का, इट इस यहाँ पे आपको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? जिससे सर्कल में रेडियस होता है ना, सेम एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज नोटेड बाय सिंबल आर। नेक्स्ट, पोल से जो फोकस की दूरी होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, यहाँ देखिए पोल से ये फोकस की दूरी है, इसको फोकल लेंथ, और इसी के दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद एक्चुअली ये स्फीयर के अंदर में ये जो हिस्सा है, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाऊँ तो मिरर, आप एक स्फीयर के अंदर मिरर तो इतना ही पार्ट है ना, तो ये जो पार्ट है आपका दैट इज कॉल्ड एपर्चर। इसको क्या बोलते हैं? एपर्चर। तो एपर्चर इज नथिंग, एपर्चर क्या है आपका? एपर्चर को आप बोल सकते हो कि एपर्चर मीन्स साइज ऑफ द मिरर। एपर्चर का मतलब क्या हुआ? साइज ऑफ द मिरर। मिरर का जो एक्चुअल साइज होता है उसी को क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। ठीक है। जैसे अब ये मिरर है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिरर का लेंथ होगा ना, जो लेंथ होगा, जो साइज होगा, उसी को क्या बोलेंगे? एपर्चर बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एपर्चर। गॉट इट? सो क्या क्या टर्म्स हैं हमारे? फोकस, सबसे पहले पोल, उसके बाद फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इन सब का डिफिनीशन भी जानना ज़रूरी है, और साथ में आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए कि अगर चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में ये टर्म्स सेम होते हैं, सेम होते हैं। जब कन्वेक्स की बात है कि वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि वहाँ भी सारे टर्म्स यही आएंगे। तो क्या हुआ कनकेव के केस में, कनकेव मिरर के केस में क्या क्या टर्म्स थे? फर्स्ट क्या था आपका? पोल। तो पोल क्या है? पोल वो पॉइंट है एक सेंटर कर्वेचर कनकेव मिरर का, जिससे
प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है। प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन है दैट इज ऑल पोल। उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वही क्या होता है, पोल। वहीं से सारे रेज पॉइंट करती है, वहीं से हम सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं। फोकस क्या है, फोकस वो पॉइंट है सेंटर या कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के केस में जहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको पता है कि जो एक रे तो आता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगे लाइट से, तो जब ये टकराते हैं ना रिफ्लेक्शन के बाद जिस जगह पे वो मिलते हैं ना, वो पॉइंट एक्चुअली फोकस होता है। दिस इज़ अ फोकस। और फोकस की दूरी कितनी होती है, तो अगर इस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर है जैसे उसका बिल्कुल हाफ होता है, यानी कि आपको यहाँ पे एक रिलेशन क्या मिल रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, फोकल लेंथ का दोगुना है, यानी कि 2f के बराबर है। आप ये भी कर सकते हो कि f की जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है, r/2 के बराबर होती है, यानी कि f इज इक्वल टू वट, r/2 और r इज इक्वल टू 2f। दिस इज द रिलेशन। ये आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है, दोगुना होता है किसका, फोकल लेंथ का। और फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले कि लाइट क्या होता है, तो नो डाउट्स लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है। इनविजिबल जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसेशन ऑफ विजन के लिए, किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी के लिए। इसके अलावा लाइट्स की 4 थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी, न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, आफ्टर दैट वेव्स थ्योरीज ऑफ लाइट, हाइजेंस की क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक्स ने दी थी, और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स के सारे टर्म्स। इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शंस के नेक्स्टली हम लोग कनकेव मिरर से रे डायग्राम और उसके रूल्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। सो गाइज, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन। मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द लाइट।